दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन यानी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड तथा अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें स्तरीय प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है दोस्तों, अष्टांग संग्रह किसकी रचना है आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, पाणिनि, वाणभट्ट, सुश्रुत या फिर वाग्भट्ट। तो इसमें आपको बताना है कि अष्टांग संग्रह नामक कृति जो है ये किसकी रचना है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, वाग्भट्ट। दोस्तों याद रखिएगा कि अष्टांग संग्रह के रचयिता वाग्भट्ट हैं और अष्टांग संग्रह का विषय आयुर्वेद है, यानी अष्टांग संग्रह वाग्भट्ट द्वारा रचित आयुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पल्लव कला का सही क्रम क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप जान लीजिए कि पल्लव कला का जो सही क्रम है वो है ऑप्शन ए, महेंद्र शैली, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली और नंदीवर्मन शैली। तो इसमें अगर जो आप देखें तो महेंद्र शैली का जो समयकाल है 610 से 640 ईस्वी, मामल्ल शैली का 640 से 674 ईस्वी, राज सिंह शैली इसका समयकाल 674 से 800 ईस्वी और अंत में नंदीवर्मन शैली है जिसका समयकाल 800 से 900 ईस्वी माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही क्रम हो जाएगा पल्लव कला के संबंध में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी। देखिए एक महत्वपूर्ण संगठन है सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। ऑप्शन देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर है दोस्तों 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, वर्ष है 1920। तो याद रखिएगा 1920 में लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए 1916, 1920, 1922 या 1918। तो सही उत्तर ऑप्शन ए 1916 में। दोस्तों 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा 1916 में जो भारतीय औद्योगिक आयोग स्थापित किया गया था उसकी अध्यक्षता थॉमस हॉलैंड के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। सही क्रम में व्यवस्थित करना है दिए गए कूटों के आधार पर। तो आप देखिए रौलट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 और इल्बर्ट विल विवाद ये 1883 यानी 1883 से संबंधित है। तो अब इस जब सन आपको पता चल गया तो इस आधार पर सही क्रम क्या हो जाएगा, सही क्रम आपका हो जाएगा दोस्तों 4, 3, 1 और 2। देखिए सबसे पहले इल्बर्ट विल, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, फिर रौलट एक्ट और सबसे लास्ट में गांधी इरविन पैक्ट। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4, 3, 1 और 2 सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोनाथन पील कमीशन नियुक्त किया गया था कब। बताना है आपको जोनाथन पील कमीशन कब नियुक्त किया गया था, वर्ष बताना है। तो ये था 1857 और इसके बारे में और जानकारी जान लीजिए कि पील कमीशन का संबंध 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए किया गया था और इस कमीशन की संस्तुति के आधार पर सेना का
पुनर्गठन किया गया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए जोनाथन पील की अध्यक्षता में पील कमीशन नियुक्त किया गया था और ये वर्ष था 1857। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की? ऑप्शन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालयों में जो धार्मिक शिक्षा है उसके लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबलता से वकालत की थी और मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बुक है द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक कौन हैं? द सरस्वती फ्लोज ऑन, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, एस.पी. गुप्ता, बी.बी. लाल, आर.एस. बिष्ट या के.एन. दीक्षित। तो सही उत्तर है बी.बी. लाल, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बी.बी. लाल भारत के प्रख्यात पुरातत्वविद हैं और द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक बी.बी. लाल हैं। बी.बी. लाल के कुछ अन्य ग्रंथों में आप देखिए, द लाइट ऑन द इंडस सिविलाइजेशन, फ्रंटियर्स ऑन द इंडस सिविलाइजेशन और द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। तो ये बी.बी. लाल की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर है 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, याद रखिएगा, 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की थी, सुभाष चंद्र बोस ने, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जबकि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, इसमें जो घटनाएं हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की, उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। आप देखिए, शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों, ये शाही नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था, फरवरी 1946। संविधान सभा का चुनाव जानते हैं आप कि जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में हुआ। सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को 1946 में मनाया था और अंतरिम सरकार का गठन ये हुआ था 2 सितंबर 1946 को और माउंटबेटन योजना ये आपकी 3 जून 1946 को है। तो 3 जून 1947। तो देखिए, ये सही क्रम हो जाएगा आपका। आप देख सकते हैं, शाही नौसेना का विद्रोह फरवरी 1946 में, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में, सीधी कार्रवाई दिवस अगर आप देखें तो ये 16 अगस्त 1946 को, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 की है। तो सही क्रम एक क्रम में है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के विभाजन की बाल्कन योजना किसकी उपज थी? देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, डब्ल्यू या विंस्टन चर्चिल के मस्तिष्क का, जिन्ना के मस्तिष्क का या वीपी मेनन के मस्तिष्क का। इसमें आपको बताना है कि भारत के विभाजन की बाल्कन योजना किसकी उपज थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। और आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन योजना या बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया था और ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें 4 घटनाएं दी गई हैं और आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट ये 1876 का है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप जानते हैं 1878 का, लॉर्ड लीटन के समय काल में लाया गया था।
नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट ये 1885 का है, 1885 का। और बंगाल टेनेंसी एक्ट, ये दोस्तों ये बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है 1885 का है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट ये 1890 का है। और बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 का। तो आप देख सकते हैं सही क्रम क्या हो जाएगा इसका, तो ABDC, ये तो आप देख सकते हैं ABDC ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा इन घटनाओं का। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, क्लीमेंट एटली या लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्लीमेंट एटली। दोस्तों तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। और उन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रश्न है, 1901 का रेलवे आयोग, इसके अध्यक्ष थॉमस रॉबर्टसन थे। 1901 के अकाल आयोग की अध्यक्षता एंथनी मैकडोनल्ड के द्वारा की गई। 1901 का जो सिंचाई आयोग बना था, इसकी अध्यक्षता कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ के द्वारा। और पुलिस सुधार आयोग 1902 का है, एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो सही क्रम हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखिए, आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? आंध्र महिला सभा, ऑप्शन है आपके पंडिता रमाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, गायत्री देवी या सरोजनी नायडू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा कि दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। तो कौन सा विकल्प? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन बी। और आप जान लीजिए दोस्तों इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि दुर्गाबाई देशमुख को लौह महिला के रूप में जाना जाता था। उन्होंने मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। और उन्होंने आंध्र महिला नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया और महिलाओं को उन पर लगाए गए अर्थहीन सामाजिक बाधाओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। और आप जानिए कि दुर्गाबाई देशमुख ये संविधान सभा की सदस्य भी थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ला बोर्दोनाइसी, कैप्टन पैराडाइज, डुप्लेक्स या काउंट डिलेली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, ये सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स जो है ये दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल रहे। अगला प्रश्न आपका सामान्य विज्ञान से है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए, लाल स्याही, फिनाल, जिंक सल्फाइड, फिलास्फर ऊन, कॉपर सल्फेट कवकनाशी या फिर सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा। तो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट का प्रयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको दोस्तों ब्लू विस्टिसियोल का भी कहा जाता है और कवकनाशी के रूप में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है। फिलास्फरॉल का रासायनिक नाम जिंक ऑक्साइड होता है और कृत्रिम वर्षा के लिए जिंक क्लोराइड नहीं बल्कि जिंक आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आप देख सकते हैं पादप हार्मोन और उनके कार्य। तो देखिए, साइटोकाइनिन का कार्य जो है वो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। एब्सिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि अवरोध करता है
ऑक्सिन आप देख सकते हैं ये शिखर प्रधानता होती है, और जेबरेलिन जो हार्मोन है ये कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। तो सीधे सीधे इस प्रश्न का सुमेलन आप देख सकते हैं, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? आप देखिए, बोरान, मैग्नीशियम, आयरन या मैग्नीज। तो सही उत्तर मैग्नीशियम, ऑप्शन बी, ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। दोस्तों, पौधों के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होते हैं उसमें आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरान, तांबा, मालिब्डेनम, निकेल और क्लोरीन है। फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी वृहद पोषक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया नामक रोग का कारण क्या है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं, हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग का अन्य नाम है और रेबीज नामक वायरस से फैलता है। ऑप्शन बी यानी विषाणु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सही सुमेलन करना है आपको और दिए गए कूट के आधार पर उत्तर चयन करना है। देखिए, अदरक, अदरक जो है ये प्रकंद का उदाहरण है। आलू स्तंभ कंद होता है। लहसुन में दोस्तों देखिए शल्क कंद पाया जाता है, और जिमी कंद जो है वो घन कंद का उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं 4, 3, 2 और 1। देखिए 4, 3, 2 और 1 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से ध्वनि की सर्वाधिक चाल होगी किसमें? कांच में, लोहे में, ब्रास में या कार्बन डाइऑक्साइड में? तो बताइए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि ध्वनि की चाल इनमें किस में सर्वाधिक होगी, आपको बताना है। तो सही उत्तर लोहे में। दोस्तों, ध्वनि की चाल सबसे अधिक लोहे में होगी, उसके बाद ब्रास में, फिर कांच में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, सूर्य में जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है, और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन जो होता है, ऑप्शन बी, ये सूर्य से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा का कारण है। और सूर्य की ऊर्जा का कारण जो है, अगर जो परमाणविक दृष्टि से देखा जाए तो ये नाभिकीय संलयन का जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा की मात्रा के आधार पर निम्नलिखित विकिरण प्रकारों को घटते हुए क्रम में सही कोट क्या है? तो ऊर्जा की मात्रा के आधार पर घटते हुए क्रम में देखिए, गामा किरणें, फिर यक्स किरणें, उसके बाद दृश्य प्रकाश और सबसे लास्ट में इंफ्रारेड। तो दोस्तों, ऊर्जा के संदर्भ में जो विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं उनका क्रम जो है, गामा किरणों की ऊर्जा सबसे अधिक, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट रे, उसके बाद दृश्य प्रकाश, फिर इंफ्रारेड, लास्ट में माइक्रोवेव और फिर रेडियो तरंग आती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि 2 कथन आपको दिए गए हैं, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाता है। दूसरा कथन है कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला अधिक चमकदार होती है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइक्रोग्रेविटी या भारहीनता की अवस्था में किसी मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाता है। तो इसमें एक आपका सही हो गया। लेकिन दूसरे तथ्य के बारे में कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, इस कारण कथन 2 गलत है। तो केवल कथन 1 आपका सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। देखिए, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों, कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही। एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। ओरियोलॉजी बिस्किट का अध्ययन, ये आपका सही नहीं है। और थैनेटोलॉजी मृत्यु का अध्ययन सही है। तो ओरियोलॉजी में बिस्किट का अध्ययन नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, ओरोलॉजी या ओरियोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, और अन्य सभी विकल्प आपके सही सुमेलित हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जीन पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण कर उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, क्रोमोसोम कहलाती हैं। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि क्रोमोसोम का नाम सबसे पहले डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 में प्रस्तुत किया था। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, आनुवांशिक रचनाओं, आनुवांशिक लक्षणों का धारण और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने वाली संस्थाएं जो हैं वो जीन होती हैं, क्रोमोसोम पर स्थित होती हैं और इनका निर्माण डीएनए का होता है। और क्रोमोसोम का नाम वाल्डेयर ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन हैं। पारा 4.2 केल्विन के तापमान पर अतिचालक बन जाता है। दूसरा है, नियोबिस्टीन लगभग 100 के तापमान पर भी अतिचालकता प्राप्त कर लेता है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दोस्तों सुपर कंडक्टिविटी यानी अतिचालकता की खोज का श्रेय सामान्यतः कैमरलिंग ओन्स को दिया जाता है। और आप जान लीजिए कि अत्यंत निम्न तापमान पर कुछ पदार्थ लगभग शून्य विद्युत प्रतिरोधकता दर्शाते हैं, जिसको कि अतिचालकता कहा जाता है। पारा 4.2 केल्विन तापमान पर और नियोबिस्टीन लगभग 100 के तापमान पर ये गुण दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य विकिरण तरंगों की खोज किसने की थी? रॉन्जन ने, न्यूटन ने, हर्शेल ने या मार्कोनी ने? आपको बताना है कि जो दृश्य विकिरण तरंगे होती हैं उनकी खोज किसने की थी? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, न्यूटन ने। दोस्तों दृश्य विकिरण तरंगों की खोज न्यूटन द्वारा की गई थी। और रॉन्जन ने आप जानते हैं एक्सरे किरणें, हर्शेल ने इंफ्रारेड और मार्कोनी ने दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज की थी। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी और 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए, लोहा, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो सही उत्तर है एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है 46.6%। और इसमें एल्यूमिनियम जो है 8.13% सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि विकल्प में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इसके अलावा दोस्तों एलटी ग्रेड तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाएं जो होती हैं उनके सामान्य अध्ययन खंड के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।